कनीजा भी करीब 1 घंटे से परेशान थी। उनका पोता नदीम बाहर कहीं खेलने चला गया था। उसे 15 मिनट की खेलने की मोहलत दी गई थी, लेकिन अब 1 घंटे से भी ऊपर वक्त गुजर गया था। वह घर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। कनीजा भी को आशंका थी कि वह मोहल्ले के आवारा बच्चों के साथ खेलने के लिए जरूर कहीं दूर चला गया होगा। वह नदीम को जी जान से चाहती। उन्हें उसका आवारा बच्चों के साथ घर से जाना कतई नहीं सुहाता था। अतः वह चिंताग्रस्त होकर भुनभुनाने लगी थीं। कितना ही समझाओ, लेकिन ढीठ मानता ही नहीं। लाख बार कहा कि गली के आवारा बच्चों के साथ मत खेला कर, बिगड़ जाएगा, पर उसके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। आने दो ढीठ को, इस बार वह मरम्मत करूंगी कि तौबा पुकार उठेगा। 7 साल का होने को आया है, पर जरा अक्ल नहीं आई। कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई धोखा हो सकता है। कनीजा भी का भुनभुनाना खत्म हुआ ही था कि नदीम दौड़ता हुआ घर में आ गया और कनीजा की खुशामद करता हुआ बोला, दादी जान कुल्फी वाला आया है, कुल्फी ले लीजिए ना। हमने बहुत दिनों से कुल्फी नहीं खाई, आज हम कुल्फी खाएंगे। इधर आ, तुझे अच्छी तरह कुल्फी खिलाती हूँ। कहते हुए कनीजा भी नदीम पर अपना गुस्सा उतारने लगी। उन्होंने उसके गाल पर जोर से 3-4 तमाचे जड़ दिए। नदीम सुबक सुबक कर रोने लगा। वह रोते रोते कहता जाता, पड़ोस वाली चाची जान सच कहती हैं, आप मेरी सगी दादी जान नहीं हैं, तभी तो मुझे इस बेदर्दी से मारती हैं। आप मेरी सगी दादी जान होती तो मुझ पर ऐसे हाथ न उठाती। तब्बू की दादी जान उसे कितना प्यार करती हैं, वह उसकी सगी दादी जान है ना, वह उसे उंगली भी नहीं छुआती। अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं भी अपने अम्मी अब्बू के पास चला जाऊँगा, दूर, बहुत दूर। फिर मारना, किसे मारेंगी आप? वह और जोर जोर से सुबक सुबक कर रोने लगा। नदीम की हृदय स्पर्शी बातों से कनीजा भी को लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर नस्तर चला दिया हो। अनायास ही उनकी आंखें छलक आईं। वह कुछ क्षणों के लिए कहीं खो गईं। उनकी आंखों के सामने उनका अतीत एक चलचित्र की तरह आने लगा। जब वह 3 साल की मासूम बच्ची थी, तभी उनके सिर से बाप का साया उठ गया था। सभी रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया था, किसी ने भी उन्हें अंग नहीं लगाया था। माँ अनपढ़ थी और कमाई का कोई साधन नहीं था, लेकिन माँ ने कमर कस ली थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालने लगी थीं। अतः कनीजा भी के बचपन से लेकर जवानी तक के दिन तंगदस्ती में ही गुजरे थे। तंगदस्ती के बावजूद माँ ने कनीजा भी की पढ़ाई लिखाई की ओर खासा ध्यान दिया था। कनीजा भी ने भी अपनी बेवा बेसहारा माँ के सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन व मेहनत से प्रथम श्रेणी में 10वीं पास की थी और यूँ अपनी तेज बुद्धि का परिचय दिया था। मैट्रिक पास करते ही कनीजा भी को एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। अतः जल्दी ही उनके घर की तंगदस्ती खुशहाली में बदलने लगी थी। कनीजा भी एक सांवली सलोनी एवं सुशील लड़की थी। उनकी नौकरी लगने के बाद जब उनके घर में खुशहाली आने लगी थी, तो लोगों का ध्यान उनकी ओर जाने लगा था। देखते ही देखते शादी के पैगाम आने लगे। मुसीबत यह थी कि इतने पैगाम आने के बावजूद रिश्ता कहीं तय नहीं हो रहा था। ज़्यादातर लड़कों के अभिभावकों को कनीजा भी की नौकरी पर आपत्ति थी। वे यह भूल जाते थे कि कनीजा भी के घर की खुशहाली का राज उनकी नौकरी में ही तो छिपा है। उनकी एक खास शर्त यह होती कि शादी के बाद नौकरी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन कनीजा भी किसी भी कीमत पर लगी लगाई अपनी सरकारी नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थीं। कनीजा भी पिता की असमय मृत्यु से बहुत बड़ा सबक सीख चुकी थीं। अर्थोपार्जन की समस्या ने उनकी माँ को कम परेशान नहीं किया था। रूखे सूखे में ही बचपन से जवानी तक के दिन बीते थे, अतः वह नौकरी छोड़कर किसी किस्म का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती थीं। कनीजा भी का ख्याल था कि अगर शादी के बाद उनके पति को कुछ हो गया तो उनकी नौकरी एक बहुत बड़े सहारे के रूप में काम आ सकती थी। वैसे भी पति पत्नी दोनों के द्वारा अर्थोपार्जन से घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती थी, जिंदगी मजे में गुजर सकती थी। देखते ही देखते 4-5 साल का अरसा गुजर गया था और कनीजा भी की शादी की बात कहीं पक्की नहीं हो सकी थी। उनकी उम्र भी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, अतः शादी की बात को लेकर माँ बेटी परेशान रहने लगीं। एक दिन पड़ोस के ही प्यारे मियाँ आए थे। वह उसी शहर के दूसरे मोहल्ले के रसीद का रिश्ता कनीजा बेग के लिए लाए थे। उनके साथ एक महिला भी थी जो स्वयं को रसीद की भाभी बताती थी।
रशीद एक छोटे से निजी प्रतिष्ठान में लेखाकार था और खाते पीते घर का था। कनीजा बी की नौकरी पर उसे कोई आपत्ति नहीं थी। मोहल्ले पड़ोस वालों ने कनीजा बी की मां पर दबाव डाला था कि उस रिश्ते को हाथ से न जाने दें, क्योंकि रिश्ता अच्छा है। वैसे भी लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते मुश्किल से आते हैं, फिर यह रिश्ता तो प्यारे मियाँ लेकर आए थे। कनीजा बी की मां ने मोहल्ले पड़ोस के बुजुर्गों की सलाह मानकर कनीजा बी के लिए रशीद के रिश्ते की हामी भर दी थी। कनीजा बी अपनी शादी की खबर सुनकर मारे खुशी के झूम उठी थीं। वह दिन रात अपने सुखी गृहस्थ जीवन की कल्पना करती रहती थीं। और एक दिन वह घड़ी भी आ गई जब कनीजा बी की शादी रशीद के साथ हो गई और वह मायके से विदा हो गईं। लेकिन ससुराल पहुंचते ही इस बात ने उनके होश उड़ा दिए कि जो महिला स्वयं को रशीद की भाभी बता रही थी, वह वास्तव में रशीद की पहली बीवी थी। असलियत सामने आते ही कनीजा बी का सिर चकराने लगा। उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उन्हें फंसाया गया है। प्यारे मियाँ ने उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। वह मन ही मन तड़प कर रह गईं। लेकिन जल्दी ही रशीद ने कनीजा बी के समक्ष वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी। बेगम, दरअसल बात यह थी कि शादी के 7 साल बाद भी जब हलीमा भी मुझे कोई औलाद नहीं दे सकी, तो मैं औलाद के लिए तरसने लगा। हम दोनों पति-पत्नी ने किस-किस डॉक्टर से इलाज नहीं कराया, क्या-क्या कोशिशें नहीं की, लेकिन नतीजा शून्य रहा। आखिर हलीमा भी मुझ पर जोर देने लगी कि मैं दूसरी शादी कर लूं। औलाद और मेरी खुशी की खातिर उसने घर में सौत लाना मंजूर कर लिया। बड़ी ही अनिच्छा से मुझे संतान सुख की खातिर दूसरी शादी का निर्णय लेना पड़ा। मैं अपनी तनख्वाह में 2 बीवियों का बोझ उठाने के काबिल नहीं था। अतः दूसरी बीवी का चुनाव करते वक्त मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि अगर वह नौकरी वाली हो तो बात बन सकती है। जब हमें प्यारे मियाँ के जरिए तुम्हारा पता चला, तो बात बनाने के लिए इस सच्चाई को छिपाना पड़ा कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं संतान सुख की प्राप्ति की उत्कंठ इच्छा में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे तुम लोगों से अपने विवाहित होने की सच्चाई छिपाने में कोई संकोच नहीं हुआ। मैं अब महसूस कर रहा हूँ कि यह अच्छा नहीं हुआ। सच्चाई तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। वैसे देखा जाए तो एक तरह से मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। बेगम, मेरे इस गुनाह को बख्श दो। मेरी गुजारिश है तुमसे। कनीजा बी ने बहुत सोच विचार के बाद परिस्थिति से समझौता करना ही उचित समझा था और वह अपनी गृहस्थी के प्रति समर्पित होती चली गई थीं। कनीजा बी की शादी के बाद 1.5 साल का अरसा गुजर गया था, लेकिन उनके भी मां बनने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। उसके विपरीत हलामा बी में ही मां बनने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। डॉक्टरी परीक्षण से भी यह बात निश्चित हो गई थी कि हलीमा भी सचमुच मां बनने वाली हैं। हलीमा बी के दिन पूरे होते ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, लेकिन बच्चा था कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर ऑपरेशन द्वारा हलीमा बी के बेटे का जन्म हुआ, लेकिन हलीमा बी की हालत नाजुक हो गई। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद वह बच नहीं सकी। हलीमा बी की अकाल मौत से उसके बेटे गनी के पालन पोषण की संपूर्ण जिम्मेदारी कनीजा बी पर आ पड़ी। अपनी कोख से बच्चा जने बगैर ही मातृत्व का बोझ ढोने के लिए कनीजा बी को विवश हो जाना पड़ा। उन्होंने उस जिम्मेदारी से दूर भागना उचित नहीं समझा। आखिर गनी उसके पति की ही औलाद था। रशीद इस बात का हमेशा ख्याल रखा करता था कि उसके व्यवहार से कनीजा बी को किसी किस्म का दुख या तकलीफ न पहुँचे। वह हमेशा खुश रहे, गनी को माँ का प्यार देती रहे और उसे किसी किस्म की कमी महसूस न होने दे। कनीजा भी गनी को एक सगे बेटे की तरह चाहने लगीं। वह गनी पर अपना पूरा प्यार उड़ेल देती और गनी भी अम्मी अम्मी कहता हुआ उनके आंचल से लिपट जाता। अब गनी 5 साल का हो गया था और स्कूल जाने लगा था। माँ बाप बेटे के उज्जवल भविष्य को लेकर सपना बुनने लगे थे। इसी बीच एक हादसे ने कनीजा बी को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। वह मकर संक्रांति का दिन था। रशीद अपने चंद हिंदू दोस्तों के विशेष आग्रह पर उनके साथ नदी पर स्नान करने चला गया, लेकिन रशीद तैरते तैरते एक भंवर की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठा। रशीद की असमय मौत से कनीजा बी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने साहस का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने मन में एक गांठ बांध ली। अब मुझे अकेले ही जिंदगी का यह रेगिस्तानी सफ़र तय करना है।
अब और किसी पुरुष के संग की कामना न करते हुए मुझे अकेले ही वक्त के थफेड़ों से जूझना है। पहला ही शौहर जिंदगी की नाव पार नहीं लगा सका तो दूसरा क्या पार लगा देगा। नहीं, मैं दूसरे खाविंद के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर रसीद की एक निशानी गनी के रूप में है, इसका क्या होगा? इसे कौन गले लगाएगा? यह यतीम बच्चे की तरह दर दर भटकता फिरेगा। इसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मेरे अलावा इसका भार उठाने वाला भी तो कोई नहीं। इसके नाना नानी, मामा मामी कोई भी तो दिल खोल कर नहीं कहता कि गनी का बोझ हम उठाएंगे। सब सुख के साथी हैं। मैं गनी को लावारिस नहीं बनने दूंगी। मैं भी तो इसकी कुछ लगती हूँ। मैं सौतेली ही सही मगर इसकी माँ हूँ। जब यह मुझे प्यार से अम्मी कहकर पुकारता है तब मेरे दिल में ममता कैसे उमड़ आती है। नहीं नहीं, गनी को मेरी सख्त ज़रूरत है। मैं गनी को अपने से जुदा नहीं कर सकती। मेरी तो कोई संतान है ही नहीं। मैं इसे ही देखकर जी लूँगी। मैं गनी को पढ़ा लिखाकर एक नेक इंसान बनाऊंगी। इसकी ज़िंदगी को संवारूंगी। यही अब ज़िंदगी का मकसद है। और कनीजा बी ने गनी की खातिर अपना सुख चैन लुटा दिया, अपना सर्वस्व त्याग दिया। फिर उसे एक काबिल और नेक इंसान बनाकर ही दम लिया। गनी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। उस दिन कनीजा भी कितनी खुश थी जब गनी ने अपनी पहली तनख्वाह लाकर उनके हाथ पर रखी थी। उन्हें लगा कि उनका सपना साकार हो गया, उनकी कुर्बानी रंग लाई। अब उन्हें मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। फिर गनी की शादी हो गई। वह नदीम जैसे एक प्यारे से बेटे का पिता भी बन गया और कनीजा भी दादी बन गई। कनीजा भी नदीम के साथ स्वयं भी खेलने लगती। वह बच्चे के साथ बच्चा बन जाती। उन्हें नदीम के साथ खेलने में बड़ा आनंद आता। नदीम भी माँ से ज़्यादा दादी को चाहने लगा था। उस दिन ईद थी। कनीजा भी का घर खुशियों से गूंज रहा था। ईद मिलने आने वालों का तांता लगा हुआ था। गनी ने अपने दोस्तों तथा दफ्तर के सहकर्मियों के लिए ईद की खुशी में खाने की दावत का विशेष आयोजन किया था। उस दिन कनीजा भी बहुत खुश थी। घर में चहल पहल देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की सारी खुशियां उन्हीं के घर में सिमट आई हों। गनी की ससुराल पास के ही शहर में थी। ईद के दूसरे दिन वह ससुराल वालों के विशेष आग्रह पर अपनी बीवी और बेटे के साथ स्कूटर पर बैठकर ईद की खुशियां मनाने ससुराल की ओर चल पड़ा था। गनी तेजी से रास्ता तय करता हुआ बढ़ा जा रहा था कि एक ट्रक वाले ने गाय को बचाने की कोशिश में स्टीयरिंग पर अपना संतुलन खो दिया। परिणाम स्वरूप उसने गनी के स्कूटर को चपेट में ले लिया। पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और डॉक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद बचाए न जा सके। लेकिन इस जबरदस्त दुर्घटना में नन्हे नदीम का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह टक्कर लगते ही माँ की गोद से उछलकर सीधा सड़क के किनारे की घनी घास पर जा गिरा था और इस तरह साफ बच गया था। वक्त के थपेड़ों ने कनीजा बी को अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। मुश्किल यह थी कि वह अपनी व्यथा किसी से कह नहीं पाती। उन्हें मालूम था कि लोगों की झूठी हमदर्दी से दिल का बोझ हल्का होने वाला नहीं। उन्हें लगता है कि उनकी शादी महज एक छलावा थी। गृहस्थ जीवन का कोई भी तो सुख नहीं मिला था उन्हें। शायद वह दुख झेलने के लिए ही इस दुनिया में आई थीं। रशीद तो उनका पति था, लेकिन हलीमा भी तो उनकी अपनी नहीं थी। वह तो एक धोखेबाज सौतन थी जिसने छल कपट से उन्हें रशीद के गले मर दिया था। गनी कौन उनका अपना खून था, फिर भी उन्होंने उसे अपने सगे बेटे की तरह पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल बनाया। कनीजा भी गनी के बेटे का भी भार उठा रही थी। नदीम का दर्द उनका दर्द था। नदीम की खुशी उनकी खुशी थी। वह नदीम की खातिर क्या कुछ नहीं कर रही थीं। कनीजा भी नदीम को डांटती मारती थीं तो उसके भले के लिए, ताकि वह अपने बाप की तरह एक काबिल इंसान बन जाए। लेकिन ये दुनिया वाले जले पर नमक छिड़कते हैं और मासूम नदीम के दिलो दिमाग में यह बात ठूंस ठूंस कर भरते हैं कि मैं उसकी सगी दादी नहीं हूँ। मैंने तो नदीम को कभी गैर नहीं समझा। नहीं नहीं, मैं दुनिया वालों की खातिर नदीम का भविष्य कभी दांव पर नहीं लगाऊंगी। कनीजा बी ने यादों के आंसू पोंछते हुए सोचा। दुनिया वाले मुझे सौतेली दादी समझते हैं तो समझें, आखिर मैं उसकी सौतेली दादी ही तो हूँ। लेकिन मैं नदीम को काबिल इंसान बनाकर ही दम लूँगी। जब नदीम समझदार हो जाएगा तो वह ज़रूर मेरी नेक दिली को समझने लगेगा। गनी को भी लोगों ने मेरे खिलाफ कम नहीं भड़काया था।
लेकिन गनी को मेरे व्यवहार से जरा भी शंका नहीं हुई थी कि मैं उसकी बुराई पर आमादा हूँ। अब नदीम का रोना भी बंद हो चुका था, उसका गुस्सा भी ठंडा पड़ गया था। उसने चोर नज़रों से दादी की ओर देखा। दादी की लाल लाल आंखों और आंखों में भरे हुए आंसू देखकर उससे चुप न रहा गया। वह बोल उठा, दादी जान, पड़ोस वाली चाची जान अच्छी नहीं हैं। वह झूठ बोलती हैं। आप मेरी सौतेली नहीं, सगी दादी जान हैं। नहीं तो आप मेरे लिए यो आंसू न बहाती। दादी जान, मैं जानता हूँ कि आपको जोरों की भूख लगी है। अच्छा, पहले आप खाना तो खा लीजिए, मैं भी आपका साथ देता हूँ। नदीम की भोली बातों से कनीजा भी मुस्कुरा दी और बोली, बड़ा शरीफ बन रहा है रे तू, ऐसे क्यों नहीं कहता? भूख मुझे नहीं, तुझे लगी है। अच्छा बाबा, भूख मुझे ही लगी है, अब जरा जल्दी करो ना। ठीक है, लेकिन पहले तुझे यह वादा करना होगा कि फिर कभी तू अपने मुंह से अपने अम्मी अब्बू के पास जाने की बात नहीं करेगा। लो कान पकड़े, मैं वादा करता हूँ कि अम्मी अब्बू के पास जाने की बात नहीं करूँगा। अब तो खुश होना। कनीजा भी के दिल में बह रही प्यार की सरता में बाढ़ सी आ गई। उन्होंने नदीम को खींचकर झट अपने सीने से लगा लिया। अब वह महसूस कर रही थीं, दुनिया वाले मेरा दर्द समझें न समझें, लेकिन नदीम मेरा दर्द समझने लगा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।